हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका एक बिजनेस की 95 प्लस सीरीज में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस के हमारे जो फाइनेंस चैप्टर था उसका पार्ट सेकंड। ऑलरेडी हमने अब तक पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर लिया है। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के फाइनेंस की जरूरत होती है तो वो पैसा कहां से आता है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं फाइनेंस रिक्वायरमेंट के बारे में। तो फाइनेंस क्या होता है, तीन तरह का होता है। एक होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस जिसको बोलते हैं दीर्घकालीन, एक होता है मीडियम टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो वो कितने साल का होता है, 10 साल के लिए। लेकिन हम नीचे से समझते हुए चलते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंस का मतलब होता है जो 1 साल तक के लिए चाहिए होता है उसे हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म फाइनेंस। जो 1 साल से लेकर 10 साल के लिए चाहिए होता है उसे बोलेंगे मीडियम टर्म मध्यकालीन। और जो 10 साल से ज्यादा के लिए चाहिए होता है वो क्या होगा, हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंस। चलिए, अब हमें पता पड़ गया कि फाइनेंस कितने तरह का होता है। एक होता है अल्पकालीन, एक दीर्घकालीन और एक मध्यकालीन। ठीक है, शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग। अब अगर हमें पैसा चाहिए तो कहां कहां से लॉन्ग टर्म मिलेगा और कहां कहां से शॉर्ट टर्म मिलेगा। तो यहां पे हेडिंग दी हुई है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस के स्रोत की मतलब पैसा आएगा कहां से। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लॉन्ग टर्म की, क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर हम चला रहे हैं तो उसमें हमें बड़े टाइम के लिए पैसा चाहिए होता है। क्या, बाहर से उधार लेना पड़ता है। तो उसमें सबसे पहला आपके पास ऑप्शन है इक्विटी शेयर। हिंदी में कहते हैं इसको समता अंश। देखिए, समता अंश का मतलब आप समझ लीजिए पहले होता क्या है। समता अंश, अंश मतलब होता है शेयर। तो पहले शेयर का मतलब समझ लीजिए। मान लीजिए ये क्या है, केक है। अब केक में क्या है, बर्थडे में आता है ना केक, वो वाला केक है। और पार्टी में आए हैं ओनली 4 लोग। पार्टी में कितने लोग आए हैं, ओनली 4 लोग आए हैं। तो इसके कितने हिस्से होंगे, 4 हिस्से होंगे। और हिस्से को आप सभी को पता है इंग्लिश में कहते हैं क्या, शेयर। सेम लाइक ये ए ने ले लिया, बी ने ले लिया, सी ने ले लिया और ये डी ने ले लिया। अब बात क्या हो रही है, बात यहां पर ये हो रही है कि जो ये शेयर है, अगर इसी को मान के चले कैपिटल, इसको क्या मान लेते हैं हम, कैपिटल। कितना पैसा है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको लगाना है। तो इसके भी अगर पार्ट करे जाएंगे, जस्ट एग्जांपल इसको ले लेते हैं, कितने, 10 लाख। तो अगर इसके 4 पार्ट होंगे तो एक के हिस्से में कितना आएगा, 2,50,000 रुपए। मतलब यहां पर आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाने पड़ेंगे 2,50,000 रुपए। तो वैसे ही क्या होता है, आप जब कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हो तो इतने बड़े अमाउंट को एक साथ एक व्यक्ति ना लगाकर उसे कई टुकड़ों में बांट देता है और सारे क्या कहलाते हैं, लोगों, मालिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है जिसकी कैपिटल है 10 लाख रुपए। हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है जिसकी कैपिटल कितनी है, 10 लाख रुपए। अब इस 10 लाख को एक काम करते हैं, हम टुकड़ों में बना लेते हैं। तो एक टुकड़ा रखते हैं कितने का, 100 का। तो कितने टुकड़े बने, 10,000। तो टुकड़े का मतलब हो गया 10,000 शेयर बने। 10,000 शेयर ऑफ कितने का एक है, 100 का ईच है, बने कितने, 10,000। अब 10,000 शेयर आप किसको ऑफर करोगे, आप ऑफर करोगे पब्लिक को, कि पब्लिक इनको क्या खरीद ले और खरीदने से उनको क्या हो जाए, कंपनी का पैसा आ जाए। बात आती है यहां पर पब्लिक को क्या फायदा है शेयर खरीद कर। तो समझिए, मान लेते हैं हमारा एक राम नाम का व्यक्ति है, उसने आज उस कंपनी के 1,000 शेयर खरीद लिया और कितने के हिसाब से, 100 के हिसाब से। तो पेमेंट करी उसने कितनी, 1 लाख रुपए। अब होगा क्या, जब वो ऐसे अलग अलग लोग, मान लेते हैं और मोहन ले लेते हैं। मोहन को कंपनी में विश्वास नहीं था, उसने कितने खरीदे थे, ओनली 10। कितने इन्वेस्ट किया था उसने, 1,000। ऐसे कर करके पब्लिक ने 10,000 शेयर खरीद लिए। अब हुआ क्या, कंपनी, कोई भी कंपनी काम करती है प्रॉफिट के लिए, ना कि लॉस के लिए। तो कंपनी की जब प्रॉफिट होगी तो कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रॉफिट के बढ़ने से कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज होती है। आप ऑलरेडी अकाउंटिंग इक्वेशन में भी आपने पढ़ा होगा। तो मान लेते हैं कुछ सालों बाद ये कैपिटल बढ़कर कंपनी की हो गई है 1 करोड़। 2 साल बाद मान लेते हैं 1 करोड़, और कुछ साल बाद हो गई है 10 करोड़। ठीक है, ज्यादा ले रहे हैं। आज के टाइम में 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, 5,000 करोड़ की कंपनियां हैं। हम खाली कितने बात कर रहे हैं, 10,000 करोड़ की। अब बात करते हैं कितने का है, शेयर होल्डर कितने थे उसका, 10,000। शेयर होल्डर कितने थे, 10,000 ना। अब हम इससे डिवाइड नहीं कर रहे, इससे डिवाइड कर रहे हैं, पता पड़ जाए कि जो 100 रुपए की थी वो कितने का हो गया है। तो वो एक जो शेयर पहले कितने का था, 100 रुपए का था, वो हो गया है 10,000 का। एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं, 1 करोड़ ही कर लेते हैं। तो अब कितने का हो गया वो, 1,000 का। तो मतलब अब एक शेयर
जो पहले 100 का था वो कितने रुपए का हो गया है, 1000 रुपए का हो गया है। अब क्या होता है, हमारे राम को अपनी शादी करनी है तो वो अपने शेयर्स को क्या कर रहा है, सोल्ड कर रहा है। कितने थे उसके पास, 1000, कितने के हिसाब से लिए थे, 100 के हिसाब से, लेकिन सेल कितने के हिसाब से करेगा, 1000, तो फाइनली उसको मिलेंगे 10 लाख रुपए। कितने, 10। इन्वेस्ट कितने के रहे थे, 1 लाख, मिल कितने रहे, 10 लाख। तो क्या लोगे भाई, तुमने पैसे किसी कंपनी में लगा के छोड़ दिए, कंपनी ग्रोथ कर रही है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपके शेयर की वैल्यू बढ़ रही है। शेयर की वैल्यू बढ़ने से आपको रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको पैसा लेना है तो आप अपने शेयर को सेल कर सकते हैं, सोल्ड करने से आपको पैसा आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये जितने भी लोग थे 10,000, अभी बेसिक से अगर बात करें तो ये कौन से शेयर थे, इक्विटी शेयर थे। मतलब आपने इतनी बड़ी कैपिटल के हिस्से कर दिए तो क्या बन गई, आपकी शेयर कैपिटल बन गई। अब बात करते हैं इसकी शेयर कैपिटल बनने के बाद। शेयर कैपिटल बनने के बाद शेयर दो तरह के निकल के आ रहे हैं, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए शेयर दोनों एक ही तरह का है कि टोटल कैपिटल के जब पार्ट करेंगे तो वो क्या बना था, शेयर्स। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे आ रही है कि यहां पर कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो हर साल घटता बढ़ता रहता है। मतलब जो ये प्रॉफिट होगा वो किसमें बांटा जाएगा, इन 10,000 लोगों में। अब कभी ये बढ़ जाता है तो कभी घट जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें भाई क्या चाहिए, रेगुलर इनकम चाहिए, फिक्स परसेंटेज चाहिए। तो उनके लिए स्पेशल शेयर बनाए गए, कौन से, प्रेफरेंस शेयर। इनको क्या जाता है, प्रॉफिट का एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है जो हमेशा मिलता रहता है। लेकिन इक्विटी वालों का फिक्स नहीं होता। अब इन दोनों के बीच अगर मैं अभी बात करूं तो किसमें फायदा है, देखिए अगर कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा है तो प्रेफरेंस अच्छे हैं, लेकिन अगर कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो कौन से अच्छे हैं, इक्विटी। क्योंकि प्रेफरेंस को लिमिटेड देने के बाद सारा पैसा, तो जहां तक मैंने बता दिया आपको कि क्या है कि अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो इक्विटी शेयर हमारे अच्छे होंगे, और अगर प्रॉफिट कम होगा तो प्रेफरेंस शेयर ज्यादा बेटर है। अब नेक्स्ट आता है यहां पर डिबेंचर, रब हो गया, दोबारा से लिख देता हूं। डिबेंचर, डिबेंचर को हिंदी में कहते हैं ऋण पत्र। देखिए अब होता क्या है, नॉर्मली एक तरह का शेयर की तरह ही होता है, लेकिन ये शेयर्स नहीं होते। देखिए जो शेयर्स होते हैं, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस हो, वो क्या होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें डिफरेंस क्या है, इनको पहले मिलेगा इनको बाद में, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का हक होता है, प्रेफरेंस वालों को नहीं होता। मतलब कि अगर कंपनी में कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो इक्विटी वालों से पूछा जाता है, उनसे वोटिंग कराई जाती है, बट प्रेफरेंस वालों से ऐसा कोई डिस्कशन नहीं होता। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है, देखिए समझिए, नॉर्मली क्या है, एग्जांपल के लिए डिबेंचर का एक सिंपल लॉजिक से मैं आपको समझाता हूं। क्या कि मान लीजिए अभी मैं रेंट में हूं, क्या एक्चुअल में हूं, मान के लीजिए। तो अभी मैं एक काम करता हूं, अपने एक लिस्ट बनाता हूं 2000 लोगों की, ठीक है। जितने भी फ्रेंड है, जिनको भी मैं जानता हूं जो अर्निंग कर रहे हैं, उनसे कहता हूं मुझे कितने रुपए की हेल्प कर दो, 1000 रुपए की हेल्प कर दो, मैं आपको कुछ टाइम बाद पेमेंट कर दूंगा। तो पता है आपको कितना अमाउंट आ जाएगा मेरे पास, 20 लाख रुपए। कितने, 20 लाख रुपए। अब इस 20 लाख रुपए में क्या कर सकते हैं, मान लीजिए किसी ऐसी जगह पे फ्लोर ले लीजिए, चलो घर तो नहीं आ रहा, मतलब जमीन तो नहीं आ रही, फ्लोर ले लीजिए, ताकि जो मेरा रेंट जा रहा है वो रेंट नहीं जाएगा। अब क्या हुआ, घर भी आ गया, क्योंकि पैसा एकदम से आ गया। मैंने क्या लिया, एक तरह से लोन लिया, लेकिन ये लोन मैंने किसी बैंक से नहीं लिया, किसी एक व्यक्ति से नहीं लिया, मैंने कई सारे लोगों से लिया। अब हुआ क्या, इसमें से एक नया व्यक्ति निकल के आता है, कहता है तूने मेरी वजह से घर ले लिया है ना, मेरे पैसे रिटर्न कर। लेना भाई, कितने हैं, 1000 रुपए तो देने, ले ले। तो हो क्या रहा है इसमें प्रॉब्लम, कि आपने इतने बड़े लोन को डिवाइड कर दिया, तो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये सारा लोन तुमने हमसे लिया है। तो सेम लाइक जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो बजाय वो क्या कहते हैं बैंक में जाने के, क्योंकि बैंक में क्या लगेगा, ब्याज भी लगेगा तगड़ा, तो वो क्या करते हैं, पब्लिक से ले लेते हैं लोन। और तो लोन मान लेते हैं, हमारे कितने का था, 20 लाख रुपए का मान लेते हैं अभी, ठीक है, हमें चाहिए 20 लाख रुपए का लोन। तो एक डिवेंचर 100 रुपए का रख लेता है, तो कितने डिवेंचर बने, 20 डिवेंचर ऑफ 100 ईच। डिवेंचर के आगे हमेशा परसेंटेज लगी होती है, 9% डिवेंचर, 10% डिवेंचर। वो डिवेंचर की परसेंटेज क्या, वो दिखाती है कि उन डिवेंचर होल्डर को कितना ब्याज मिलेगा। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए ए हमारा है, उसने 200 डिवेंचर खरीदे थे, कितने वाले, 100 वाले, कितना हो गया, 20,000 रुपए, जिसपे ब्याज कितना मिल रहा है, 9%। तो 9% कितना हो गया, 10% तो हो गया तो 1800, यस।
तो उसे अब 1800 रुपए हर साल के ब्याज के मिलेंगे। ठीक है, ये उसका क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो इन दैट केस ये हो गया डिबेंचर की एक परसेंटेज का इंटरेस्ट, जिसमें लोगों को खरीदने में क्या होता है, फायदा, और कंपनी की जरूरतें भी क्या हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब होता है संचित लाभ। होता क्या है, अगर इक्विटी शेयर होल्डर को जो फायदा हुआ है कंपनी ने अगर वो बांटा नहीं है, अगर इक्विटी शेयर होल्डर को जो फायदा हुआ था उसे कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो वो कंपनी रख सकती है फ्यूचर के लिए, अपनी यूज के लिए। से बोलेंगे रिटेन अर्निंग। जस्ट इसको एग्जांपल समझिए कि आपको क्या मिले थे, कोई काम करने के पैसे मिले थे। ठीक है, आपने वो काम करा नहीं, आपने फ्यूचर के लिए वो पैसे रख लिए, तो वो क्या कहलाएगा, रिटेन अर्निंग। तो वैसी कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ था इक्विटी शेयर पर देना था, प्रॉफिट हुआ था, किसको देना था, इक्विटी शेयर को, वो न दे के ना अपने पास रख लिया और बोल दिया कि हम फ्यूचर में इनको यूज करेंगे। तो और अगर सारे शेयर होल्डर एग्री भी हैं तो उन्हें बोलेंगे हम रिटेन अर्निंग, संचित लाभ, जो लॉन्ग टर्म के लिए फायदेमंद रहेंगे। चलिए, ये थे हमारे कौन से, लॉन्ग टर्म। अब बात करते हैं मीडियम की। तो मीडियम में डिवेंचर आ गए। जरूरी है कि आप 10 साल से ज्यादा के लिए, 1 से 10 साल के लिए भी डिवेंचर इश्यू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट ले सकते हैं, एक तरह से पब्लिक से लोन लेना, और बैंकों से भी, आप कमर्शियल बैंकों से भी क्या ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं 1 से 10 साल के लिए। अब बात करिए शॉर्ट टर्म की। तो शॉर्ट टर्म में आ रहे हैं कमर्शियल बैंक से आप 1 साल तक के लिए अगर आपको लोन चाहिए तो आप ले लीजिए ना बैंक से, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट, ट्रेड क्रेडिट, व्यापारिक साख। देखिए ये क्या होता है, नॉर्मली जो बड़े बड़े सेलर होते हैं ना, वो छोटे सेलर को उधार पे माल प्रोवाइड कराते हैं। बड़े बड़े होलसेलर रिटेलरों को क्या देते हैं, उधार पे माल देते हैं, या बड़ी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को उधार पे माल देती है, तो उसे बोलते हैं व्यापारिक साख, ट्रेड क्रेडिट। ये भी एक तरह का लोन ही हो गया। एंड लास्ट, आईसीडी, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इसमें क्या करता है, बजाय लोन अब पब्लिक से लेने के, एक कंपनी दूसरी कंपनी से कुछ टाइम के लिए लोन लेती है। एक कंपनी दूसरी कंपनी से क्या लेती है, लोन लेती है, तो उसे बोलेंगे आप आईसीडी, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है ना यहाँ पर, वो है इक्विटी, प्रेफरेंस और डिवेंचर। इसके आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी समझने पड़ेंगे। ठीक है, अब मुझे बताना कमेंट में कि आपको इनके फीचर्स और मतलब मेरिट डिमेरिट पता है या नहीं पता है। अगर कर लोगे तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पाओगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा आपकी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लास्ट एक समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, जीडीआर और एडीआर। होता क्या है, विदेशी कंपनियां, जो भी फॉरेनर कंपनियां, वो पैसा कमाना चाहती है, और पैसा कमाने के लिए या पैसा को लाना है, उन्हें फंड चाहिए। क्यों, बिजनेस करने के लिए फंड चाहिए, फाइनेंस चाहिए। तो वो अब शेयर्स इशू कर रही हैं, जैसे ये इशू कर रहे हैं ना, वैसे ही डॉक्यूमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो इशू कर रहे हैं। तो एक का नाम रखा जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, आपको बुक में मिल जाएगा, और एक होता है एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। जीडीआर का मतलब होता है कोई एक देश की कंपनियां जितने भी विदेश से हैं, विदेशों से क्या डॉलर अर्न करने के लिए उन्हें क्या इशू कर रही हैं, अपना डॉक्यूमेंट इशू कर रही है, जिसका नाम है जीडीआर। इसका नाम रख लेता है, एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है जीडीआर। ये अमेरिका, इंडिया, जापान, कहीं के भी देश जहां पर ये कंपनियां लिस्टेड हैं वहां पर इशू करेंगे और उनसे क्या ले लेंगी, डॉलर। ठीक है, लेकिन एडीआर एक दूसरा डॉक्यूमेंट है जिसको वो कहां इशू करते हैं, डॉलर अर्न करने के लिए ओनली अमेरिका के लोगों को क्या करते हैं, इशू करते हैं। ध्यान रखना, जीडीआर को पूरे ग्लोबल में इशू कर सकते हैं, लेकिन एडीआर को किसको इशू करना है, अमेरिकन लोगों को। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ टॉपिक था जिसमें हमने समझा कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको फाइनेंस चाहिए, तो आपका फाइनेंस कहां से आएगा। तो बेसिकली आप मुझे बताइए कि आपको ये समझ आया, और समझ आने के बाद बताइए कि मेरे को इन 3 टॉपिक को डिटेल में पढ़ाने की जरूरत है। अगर है तो मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो वही बनाऊंगा। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।